ठीक है, तो हम लोग ये समझ रहे थे कि डिलीशन के इफेक्ट क्या होते हैं। तो डिलीशन के इफेक्ट में हमने बताया था कि इट विल क्रिएट जेनेटिक इम्बैलेंस। ठीक है, इम्बैलेंस बिकॉज सम ऑफ द जीन बिकम लॉस्ट ड्यू टू डिलीशन। तो जीन जो है वो लॉस्ट हो जाएंगे, जिसके कारण इम्बैलेंस प्रोड्यूस होगा। दूसरा क्या हो सकता है कि इफ द होमोलोगस क्रोमोसोम in which the gene are in heterozygous condition. Okay. If they are in heterozygous condition, so फिर if the wild type gene become deleted, तो जो recessive mutant है they will express their character. If this condition occur, this is referred to as pseudodominance. यानी कि अब जो recessive था, now it will show their character and it is now being dominant, क्योंकि कंप्लीट डोमिनेंट तो शो नहीं करेगा, तो इसलिए इसको कहते हैं स्यूडो डोमिनेंट, फॉल्स डोमिनेंट। क्यों शो कर रहा है? बिकॉज वाइल्ड टाइप जीन इज डिलीटेड। और डिलीटेड किस वजह से? हो सकता है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट ब्रेक हो गया हो, या फिर हो सकता है कि ये या फिर हो सकता है कि क्रॉसिंग ओवर हो जाए। तो स्यूडो डोमिनेंस इज बिकॉज ऑफ द डिलीशन ऑफ वाइल्ड टाइप जीन। इसके अलावा क्या हो सकता है? हैप्लो इनसफिशिएंट जीन कंडीशन। हैप्लो इनसफिशिएंट कंडीशन क्या होती है? सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही, थोड़ा सा तेज बोलिए। ओके, अब सही आ रही है? हाँ सर सही आ रही है। ठीक है, खैर वैसे मैंने कुछ किया नहीं, सेम ही चीज थी। पहले भी जिस तरीके से बोल रहा था मैं अभी भी वैसे बोल रहा हूँ। तो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए हो सकता है इस तरीके की। हाँ सर, थोड़ा सा आवाज बहुत स्लो है, सुनाई कम हो रहा है। तो हैप्लो इनसफिशिएंट समझा रहा था मैं। हैप्लो इनसफिशिएंट की कंडीशन वो होती है कि कभी कभी कुछ जीन जो है वो हमेशा 2 कॉपी में जब होते हैं तभी अपने फिनोटाइप को शो करते हैं, मतलब कि फंक्शनल प्रोटीन बनाते हैं। जब जब उनमें से कोई भी कॉपी डिलीट हो जाए या कोई भी कॉपी लॉस्ट हो जाए, तो फिर वो अपने वाइल्ड टाइप फिनोटाइप को शो नहीं करता। इस तरीके की कंडीशन को कहते हैं हैप्लो इनसफिशिएंट। तो मान लीजिए कि दिस इज द ए जीन, if they are present in 2 copies, they will show their phenotype, wild type phenotype. If they are, अगर इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर जीन जो है एलील वो डिलीट हो जाए, तो they will not produce wild type phenotype. So this condition is known as haplo insufficient gene. Okay, so it is produced by deletion. तो ये 3 कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिलीशन। तो डिलीशन के ये इफेक्ट हो गया। हम नेक्स्ट चलते हैं। नाउ द इन्वर्जन। ओके, तो डुप्लीकेशन, डिलीशन एंड आफ्टर दैट इन्वर्जन। इन्वर्जन में हमने बताया कि दिस इज द प्रोसेस बाय विच the segment of chromosome is not changed. सेगमेंट तो वैसे ही रहते हैं, बट द ऑर्डर ऑफ द जीन्स बिकम चेंज। इट मे बी रिवर्स और मे बी जो है किसी अदर कंडीशन में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ABCD है तो वो ABCD की जगह जो है ABDC हो सकता है। तो दिस इज नोन एज इन्वर्जन। इट इज बिकॉज ऑफ द rotation of 180 degree, then breakage and then reunion that will create a reorder of the gene कि जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। तो इन्वर्जन जो चेंज है वो चेंज हो सकता है कि विद इन सेंट्रोमियर में हो, और हो सकता है कि
क्रोमेटिड्स में हो जिनमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व ना हो। तो मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इफ सेंट्रोमियर इन्वॉल्व इन inversion, it is known as pericentric, or if centromere not involved in inversion, it is known as paracentric। ये तो दो टाइप का इन्वर्जन होता है। देखिए ये फर्स्ट है ए, दिस इज बी, दिस इज टू टाइप ऑफ इन्वर्जन। वन प्रोसेस में आप देखिए कि सेंट्रोमियर इज फ्री, ये क्या है, फ्री है, एंड बट द क्रोमेटिड्स आर या जीन आर इन्वॉल्व इन इन्वर्जन। सेकेंड प्रोसेस में देखिए, in second process this is अपन काम okay, so in second process you can see the centromere are included in this inversion, ठीक है। so if the centromere include in the inversion, it is known as pericentric। if centromere are free from inversion, it is known as paracentric। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए this is the pericentric inversion, और this inversion include these segment, यानी कि it include centromere, so this is known as pericentric। this inversion is paracentric in which no centromere is involved in the process, तो फिर it is known as paracentric। ओके, तो टू टाइप ऑफ इन्वर्जन है। इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है भी आपको ये बताते हैं कि पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन के रिजल्ट के कारण होता क्या है। देखिए अब सबसे पहले समझते हैं हम पैरासेंट्रिक इन्वर्जन इन मियोसिस। मियोसिस में पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में होगा क्या। ठीक है, तो मियोसिस प्रोसेस आपको पता है, मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट होता है, ठीक है। इसको ध्यान देने की जरूरत है, अगर आपको ये प्रोसेस नहीं पता है तो आप इसके क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। एंड मियोसिस सेकंड होता है, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट में वही चार प्रोसेस होंगी जो कि माइटोसिस में होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसमें भी वही चार प्रोसेस होंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। बट मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज जो है इट इज ए लॉन्गेस्ट प्रोसेस। तो प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकेनेसिस, ये 5 प्रोसेस होती हैं। तो जिनमें जो प्रोफेज फर्स्ट है उसमें क्या होता है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम को कहते हैं साइनेप्सिस। तो मान लीजिए कि इफ द क्रोमोसोम आर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है कि इसके पास क्रोमोसोम है, मतलब ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, दे आर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो ये ए बी सी डी ई एफ जी ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, इसका ये सीक्वेंस है, ठीक है। ये सेकंड क्रोमोसोम है जिसके पास ए बी, बट द अरेंजमेंट इज चेंज, ई डी सी, क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। ये पैरासेंट्रिक इन्वर्जन के कारण इनका जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो चुका है। तो सी डी ई नाउ बिकम ई डी सी ई एफ, सॉरी एफ जी। तो अब ये पेयरिंग कैसे करेंगे प्रोफेज फर्स्ट में, दिस इज द प्रोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट में ये
पेयरिंग करेंगे। तो पेयरिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? अब ये जो नॉर्मल है ये फिर इस तरीके से हो जाएगा, और जो सेकंड वन है फिर वो क्या होगा, वो रोटेट होगा। रोटेट होगा ऐसे कि जो ई है वो सब एक लेवल में आ जाए, डी एक लेवल में आ जाए और सी एक लेवल में आ जाए, एंड देन क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। जब ये हो जाएगा तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। कैसे? देखिए, अब इसमें बताया है कि दिस क्रॉसिंग ओवर अकर इन बिटवीन दिस इन्वर्टेड रीजन, यानी कि सी और डी के बीच। तो सी और डी के बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये अब क्रॉसिंग ओवर, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर ये इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। क्रॉसिंग ओवर हुआ, ब्रेकेज हुआ और रीयूनियन हुआ, तो उससे क्या हुआ कि अब डाइसेंट्रिक ब्रिज बन गया। इसको क्या कहेंगे? डाइसेंट्रिक ब्रिज। क्यों डाइसेंट्रिक ब्रिज कहेंगे? क्योंकि दो सेंट्रोमियर एक दूसरे के साथ अब अटैच हो गए। ये भी इस क्रोमोसोम के साथ अटैच है और ये भी इस क्रोमोसोम के साथ। तो जब दोनों एक साथ अटैच हो तो इस तरीके को क्या कहेंगे? डाइसेंट्रिक ब्रिज। तो डाइसेंट्रिक ब्रिज बना। तो डाइसेंट्रिक ब्रिज के बाद जब ये एनाफेज स्टेज में पहुंचे तो एनाफेज स्टेज में क्या होते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में चले गए होंगे। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये जो ये वाला पार्ट है ये अलग डायरेक्शन में गया होगा और ये पूरा पार्ट जो है वो अलग डायरेक्शन में चला गया होगा। दोनों अपोजिट पोल पे चले गए होंगे इन एनाफेज फर्स्ट, बट इन एनाफेज सेकंड ये क्या होंगे? अब ब्रेक होंगे। मतलब कि अब यहाँ पर क्रोमेटिड्स ब्रेक हो जाएंगे। यहाँ से ये क्रोमेटिड्स ब्रेक होगा, यहाँ से ये क्रोमेटिड्स ब्रेक होगा, और फिर जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो मिलेगा कि जो सेंट्रोमियर जो क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व नहीं थे वो तो नॉर्मल नॉन रिकॉम्बिनेंट गैमेट बन गए, लाइक दिस और लाइक दिस। जो फर्स्ट वन है और जो लास्ट वन है फोर्थ, दे आर नॉर्मल नॉन रिकॉम्बिनेंट गैमेट। ओके, बट ये पैरासेंट्रिक इन्वर्जन के कारण हुआ था तो इसमें जीन अरेंजमेंट चेंज होगा, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अरेंजमेंट चेंज हुआ तो क्या हुआ? जीन तो जीन है, वो अपने प्रोटीन बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है, उस लेवल पे हो सकती है कि अगर पोजीशन इफेक्ट वो क्रोमोसोम शो कर रहा हो। तो पोजीशन इफेक्ट क्या होता है कि पर्टिकुलर पोजीशन पे ही वो जो जीन है वो काम करता है। पोजीशन इफेक्ट उस पर भी डिपेंड करता है कि कोई पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो इस पोजीशन पे रहेगा तभी वो उससे अटैच हो पाएगा। तो वो चीज़ें हैं, वो खैर जब आप उसको पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि जीन साइलेंसिंग और क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कितने इम्पोर्टेंट है और वो कैसे एक्ट करते हैं। तो पर्टिकुलर पोजीशन पे भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की एक्टिविटी डिपेंड करती है। तो हो सकता है कि कोई भी जीन इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अपने इफेक्ट को शो करे और कोई जीन ना शो करे। तो ये पोजीशन इफेक्ट के कारण दिक्कतें हो सकती है, लेकिन दिक्कत ऐसी नहीं हो सकती है कि वो फिनोटाइप में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, मतलब वो वायबल ही ना हो। तो ये कंडीशन भी नॉर्मल है, ये कंडीशन भी नॉर्मल है, जो कि क्रॉसिंग ओवर के कारण नहीं हुई है। बट जो क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व है क्रोमोसोम, उनमें कुछ सेगमेंट डिलीट हो जाएंगे या फिर कुछ सेगमेंट ऐड हो सकते हैं। तो ऐसे क्रोमोसोम जिनमें लॉस ऑफ द सेगमेंट या एडिशन ऑफ द कॉपी ऑफ द सेगमेंट हुआ होगा वो नॉन वायबल क्रोमोसोम कहलाएंगे। तो जितने भी रिकॉम्बिनेंट गैमेट प्रोड्यूस होंगे दे ऑल आर नॉन वायबल, यानी कि 50% recombinant gametes are non-viable and 50% are normal non-recombinant। आपको इसमें समझना क्या है? आप
आपको इसमें ये समझना है कि पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में they form dicentric bridge. It is not occur in pericentric inversion. क्वेश्चन पूछता है कि डाइसेंट्रिक ब्रिज किस प्रोसेस में बनता है, तो इट इज इन पैरासेंट्रिक इन्वर्जन. ओके, तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, शायद ना क्लियर हुआ हो, तो फिर से समझते हैं. ये डाइसेंट्रिक ब्रिज बन कैसे रहा है. देखिए, अगर हम ध्यान दें, वन. सर हाँ बोलिए. सर ये स्यूडो डोमिनेंस नहीं होगा इसमें. स्यूडो डोमिनेंस सूडो डोमिनेंस तो किसी में भी शो हो सकता है, जिसमें भी डिलीटेड रीजन अगर वाइल्ड टाइप हो. ओके, लेकिन हम इफेक्ट की तो बात कर ही चुके हैं ना. हम इफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मियोसिस में क्या हो रहा है आफ्टर क्रॉसिंग ओवर. अच्छा. ओके, तो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर क्या हो रहा है कि क्रॉसिंग ओवर हो किसके किसके बीच में रहा है. देखिए 1 2 3 4, तो 1 ये नॉर्मल रहेगा, इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा. 4 ये भी नॉर्मल रहेगा, इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा. क्रॉसिंग ओवर हो रहा है दिस पर्टिकुलर सेगमेंट और दिस पर्टिकुलर सेगमेंट. ओके, वो यहाँ पर हो रहा है. ओके, सी और डी के बीच में. तो इससे क्या हो जा रहा है, ठीक है, इससे क्या हो जा रहा है कि ये जो सेगमेंट है ये इसके साथ, सॉरी इसके साथ हो रहा है ना, ये इसके साथ जुड़ता जा रहा है, ये इसके साथ जुड़ गया. ओके, और बाकी अदर जो है वो फ्री हो गया, जो बाकी बचा सेगमेंट था वो इसके साथ फ्री हो गया. इसको फिर से क्लियर करते हैं. देखिए, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर हुआ, तो दिस सेगमेंट इज हियर, और ये ऐसे जुड़ता चला गया. तो इसके पास क्या आ गया, सी डी ई. ओके, और फिर यहाँ पर ए बी ये है ना. जो फ्री सेगमेंट है वो क्या है, वो ये है जी एफ, और ये जी एफ, ये जो सेगमेंट है रुको, ये है जी एफ. नाउ दिस इज फ्री, जी एफ डी सी जी एफ. अब ये इसमें क्या हुआ, सेगमेंट डुप्लीकेट हो गया. तो बैक में जाके देखते हैं. okay. ये अब देखिए, दिस इज द जी एफ ई डी और ये सी, फिर जी एफ. तो इसमें देखिए आप, जो जी और एफ है ये क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है. तो जब ये डबल हो जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये नॉन वाइबल हो जाएगा. इस केस में देखिए आप, ये जो सी और डी, सी डी और ई, इस केस में जो एफ और जी है वो क्या हो जा रहा है, डिलीट हो जा रहा है. तो ये भी नॉन वाइबल हो जा रहा है. सर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है. सभी को नहीं आ रही कि तुम्ही को नहीं आ रही? हाँ सबको आ रही है सर, हम लोग को आ रही सर है. आ रही है आवाज. आ रही है सर. इनके यहाँ कुछ नेटवर्क इश्यू है. हाँ हो सकता है. ठीक है, तो देख लो उसको एक बार से. तो समझने का ये है कि आपको ये समझना है कि ये जो डाइसेंट्रिक ब्रिज है वो फॉर्मेशन होता है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में. इसको ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, जो भी रिकॉम्बिनेंट गैमेट बनेंगे, यानी कि जो भी क्रोमेटिस इन्वॉल्व है क्रॉसिंग ओवर में, दे आर नॉन वाइबल. क्यों नॉन वाइबल है, बिकॉज जेनेटिक इम्बैलेंस. इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि एडिशन ऑफ द पर्टिकुलर जीन हो जा रहा है या फिर डिलीशन ऑफ द जीन हो जा रहा है.
जिसके कारण ये इम्बैलेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक तो ये डायसेंट्रिक ब्रिज बनाएंगे और दूसरा भी एक होगा, दूसरा जो क्रोमोसोम एक बनेगा वो एसेंट्रिक बनेगा, है ना। एक डायसेंट्रिक ब्रिज बनेगा और दूसरा एसेंट्रिक क्रोमोसोम भी प्रोड्यूस होगा। दोनों चीज ध्यान रखिएगा, डायसेंट्रिक एसेंट्रिक दोनों प्रोड्यूस होंगे इन इसमें पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में। अब हम बात करते हैं पेरिसेंट्रिक की। इतनी चीजें क्लियर हो गई, पहली डायसेंट्रिक ब्रिज, दूसरा एसेंट्रिक क्रोमोसोम, तीसरा जो रिकॉम्बिनेंट है दे आर नॉन वायबल और 50% आर रिकॉम्बिनेंट। तो नेक्स्ट इज पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। नाउ पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन में हम देखते हैं, तो दिस इज द होमोलोगस हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम। हेट्रोजाइगस क्यों? क्योंकि जो इन्वर्जन के कारण क्या हुआ है कि इनका जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो गया। ओके, तो अब ये पेयरिंग होगी इनमें प्रोफेज फर्स्ट में। ठीक है, तो पेयरिंग प्रोफेज फर्स्ट में होगी। अब पेयरिंग में क्या होगा, इस पेयरिंग के बीच में सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व होगा। इन पर्टिकुलर प्रोसेस में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होगा, और सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होगा तो जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा होगा वो क्रॉसिंग ओवर सेम वही सी और डी के बीच में, यहाँ पर सी और डी के बीच में होगा। तो जब इन दोनों के बीच में होगा तो फिर क्या होगा कि अब ये क्रोमोसोम प्रोड्यूस हुए। देखिए अब डाइसेंट्रिक ब्रिज नहीं बन रहा है, क्योंकि ये सेंट्रोमियर और ये सेंट्रोमियर दोनों फ्री है, दोनों एक दूसरे से अटैच नहीं है। ओके, तो पेरिसेंट्रिक में डाइसेंट्रिक ब्रिज नहीं बनता है। बट क्या होता है, क्रोमेटिड्स कंटेन टू मेनी ऑफ द जीन। अब जो क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व है क्रॉसिंग ओवर में, वो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर दे विल प्रोड्यूस मैनी। मैनी का मतलब ये है कि दे हैव ए बी, ए एंड बी, टू कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, sorry, two copy of gene. Likewise this they also contain F and G, they also contain F and G. तो इसमें भी जो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर एनाफेज 2 के बाद जो गैमेट बनेंगे, ये वाइबल, ये वाइबल, यानी कि जो क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व नहीं है क्रॉसिंग ओवर में, दे आर वाइबल क्रोमेटिड्स। बट जो क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व है क्रॉसिंग ओवर में, देन दे प्रोड्यूस recombinant gametes, recombinant gametes are non-viable. So these recombinant gametes are non-viable in pericentric also, and other two are viable. तो pericentric में एक कंडीशन वही रहेगी कि नॉन वायबल बनेंगे जो भी रिकॉम्बिनेंट होंगे, बट दे विल नॉट प्रोड्यूस एसेंट्रिक एंड डायसेंट्रिक ब्रिज। ओके, तो ये डिफरेंस है पेरिसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक में, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। मुझे क्लियर हो गया? तो आप देख लेते हैं। देखिए जो गैमेट बने, these are the gametes, 4 गैमेट बने, नॉर्मल वन and this is the normal one, but other two are non-viable because they contain copy of multiple copy of gene. ये multiple copy इनकी है, ये multiple copy इनकी है, so they will produce genetic imbalance. ओके, तो इफेक्ट ऑफ इन्वर्जन, तो हमने अभी बताया था कि इन्वर्जन का इफेक्ट क्या हो सकता है कि पोजीशन इफेक्ट शो हो सकता है, कि जो जिस पोजीशन पे वो जीन काम करते थे
या जीन जो है रेगुलेटेड मैनर पे काम कर रहे हैं, जीन साइलेंसिंग में काम कर रहे हैं, या फिर जीन एक्टिवेशन में काम कर रहे हैं, ऐसे जीन क्या होते हैं, पोजीशन इफेक्ट शो करते हैं। तो अगर उनकी पोजीशन चेंज हो जाए तो फिर वो क्या होता है, वो अपनी फिनोटाइपिक इफेक्ट को शो नहीं कर पाते। नाउ द ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। तो एक्सचेंज में भी रेसिप्रोकल हो सकता है, एक्सचेंज में भी नॉन रेसिप्रोकल हो सकता है। तो इसलिए ट्रांसलोकेशन को दो प्रोसेस में डिवाइड किया गया है, रेसिप्रोकल एंड रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन को रॉबर्टसोनियन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको रॉबर्टसोनियन साइंटिस्ट है, उन्होंने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम। फर्स्ट थिंग जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है ट्रांसलोकेशन में, द पेयरिंग इन बिटवीन नॉन होमोलोगस, कि जो एक्सचेंज होगा या जो भी अटैचमेंट होगा क्रोमोसोम से, वो नॉन होमोलोगस से दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में होगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले रेसिप्रोकल क्रोमोसोम की। तो रेसिप्रोकल क्रोमोसोम को देखिए, इसमें नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में एक्सचेंज हुआ। यहाँ पर देखिए, दिस इज द वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सॉरी दिस इज गैमेट आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, या जो भी एक्सचेंज के बाद जो गैमेट बने वो है। एंड ये मान लीजिए कि ये कोई क्रोमोसोम रहा होगा एंड सेकंड इज दिस क्रोमोसोम। तो आफ्टर ब्रेकेज कहाँ पर हुआ कि इस पर्टिकुलर पार्ट, ये पार्ट ब्रोकन हुआ होगा और ये यहाँ के ऐड हो गया। यहाँ पर दिस पर्टिकुलर पार्ट यहाँ से ब्रेक हुआ होगा और ये यहाँ के ऐड हो गया। तो इस तरीके से जो एडिशन है वो रेसिप्रोकल एडिशन है, मतलब यहाँ से भी एक पार्ट जा रहा है और उधर से भी एक पार्ट आ रहा है, तो एक्सचेंज हो रहा है एक दूसरे के बीच में। तो ऐसे एक्सचेंज को कहते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। बट द क्रोमोसोम आर नॉन होमोलोगस, this contains C and D and this contains A and B. Okay, so रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में जो पेयरिंग होती है, अब हम मियोसिस में पढ़ते हैं कि मियोसिस में आफ्टर रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन पेयरिंग कैसे होगी। तो आफ्टर रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन जो क्रोमोसोम है उनमें पेयरिंग कुछ इस तरीके से होगी। देखिए, दिस इज द N1 क्रोमोसोम, N2, T1 एंड T2। इसको N1 और N2 इसलिए कहा गया तो क्योंकि ये नॉर्मल 1 है, ये नॉर्मल 2 है। ओके, ये नॉर्मल 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम है। ये T1 ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम है, ये T2 ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम है। किसका? एक ये MNAB का है और ये एक N1 और N2 का है, मतलब ये दोनों N1 N2 के आफ्टर ट्रांसलोकेशन से बने हैं। ओके, ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब इनमें पेयरिंग कैसे होगी? देखिए, नॉर्मल N1 बिकम पेयर विद T2, नॉर्मल सॉरी फिर ट्रांसलोकेटेड T1 बिकम पेयर विद N2। पेयरिंग वैसे ही होगी प्रोफेज फर्स्ट में, यानी NM के साथ होना चाहिए, OP के साथ होना चाहिए, उसी तरीके से EF के साथ होना चाहिए और GG के साथ होना चाहिए। वही सेम CD के साथ CD होना चाहिए और AB के साथ AB होना चाहिए। सेम QRS के साथ QRS होना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो क्रोमोसोम है दे बिकम पेयर। अब आफ्टर पेयरिंग एनाफेज 1 के बाद इनमें सेपरेशन कैसे होगा ये देखना है। तो 3 टाइप ऑफ सेपरेशन या सेग्रीगेशन टेक्स प्लेस आफ्टर एनाफेज 1। और वो कैसा हो सकता है? एक तो ये हो सकता है कि N1 और N2 ये दोनों साथ चले जाएं और T2 और T1 ये दोनों एक साथ चले जाएं। देखिए, अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं एक बार समझा दूं
कि प्रोफेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, ये होमोलोगस है मान लीजिए, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, और ये इनके क्रोमेटिड है। जैसे क्योंकि अगर आपको यहाँ ये क्लियर नहीं होगा तो आप इस प्रोसेस को समझ ही नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। ये अब ये सभी सेंट यहाँ पर स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कहीं सेंट्रियोल होगा जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो पेयरिंग इन मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट में ये क्या हो गया, ये मेटामेरिक प्लेट पे आ गए और जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे एक दूसरे के सामने आ गए, उसी तरीके से जैसे यहाँ पर N1 T2 T1 N2 पेयर हुए हैं। अब ये जब सेपरेशन होगा तो दोनों अपोजिट पोल पे जाएंगे। कैसे जाएंगे, ये अपने रेस्पेक्टिव पोल पे जाएंगे नीचे की तरफ, और ये अपने रेस्पेक्टिव पोल की तरफ जाएंगे ऊपर की तरफ। अब इनमें क्या हो सकता है, इनमें हो सकता है कि ये इस तरीके से सेपरेट हो, मतलब ये इधर मूव करे और ये इधर मूव करे, ये इधर मूव करे और ये सॉरी इस तरीके से कर सकते हैं कि ये दोनों एक तरफ मूव करे और ये दोनों एक तरफ मूव करे। एक मिनट और इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए कौन है, ठीक, देखिए हो सकता है कि ये मूवमेंट इधर हो जाए, ठीक है, और बाकी ये इधर मूव कर जाए, तो N1 और N2 एक साथ मूव कर जाए, या फिर T2 और T1 एक साथ मूव कर जाए। एक तो कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है कि ये यहाँ से डिवाइड हो जाए बीच से, और ये इधर मूव कर जाए और ये इधर मूव कर जाए। तीसरी क्या कंडीशन हो सकती है कि ये यहाँ से डिवाइड हो जाए, ये ऊपर मूव कर जाए और ये इधर मूव कर जाए। तो तीन कंडीशन हो सकती है कि इस तरीके से डिवाइड कर जाए, या फिर इस तरीके से डिवाइड कर जाए, या फिर इस तरीके से डिवाइड कर जाए। तो इस तरीके के डिवीजन के कारण हम जो सेग्रीगेशन पढ़ते हैं वो सेग्रीगेशन तीन टाइप का पढ़ते हैं। देखिए दिस इज द सेग्रीगेशन पैटर्न। अब सेग्रीगेशन पैटर्न को आप ध्यान दीजिएगा, तो जो मैंने फर्स्ट केस बताया था कि N1 N2 एक साथ हो जाए और T1 T2 एक साथ हो जाए, मतलब जो पैटर्न है वो इस तरीके से हो, तो इसको कहेंगे अल्टरनेट सेग्रीगेशन। इसको ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्या हो सकता है कि वो ऊपर वाले ऊपर चले जाए और नीचे वाले नीचे चले जाए, बीच से डिवाइड हो जाए, ठीक है, यानी ट्रांसफरली अगर डिवाइड हो जाए। जैसे ये ओपेक डिवाइड हुए हैं, ये ट्रांसफर या हॉरिजेंटल मैनर में अगर डिवाइड हो तो इसको कहेंगे एडजेसेंट वन सेग्रीगेशन। और एडजेसेंट टू सेग्रीगेशन यानी कि जब लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड हो या वर्टिकल डिवीजन हो उनमें, तो इसको कहेंगे एडजेसेंट टू सेग्रीगेशन। और एडजेसेंट टू सेग्रीगेशन जो है ये रेयर होता है, जनरली नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उसका रीजन है, उसका ये रीजन है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो हमेशा एनाफेज फर्स्ट में डिवाइड होते हैं, है ना। होमोलोगस क्रोमोसोम का ही तो डिवीजन हो रहा होता है एनाफेज फर्स्ट में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये अपने इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये एक सेल में जा रहे होंगे और ये दूसरे सेल में जा रहे होंगे। तो जब होमोलोगस वन एक सेल में चले जाएंगे तो फिर तो इसके पास कॉपी ऑफ जीन हो जाएंगे सारे, इसके पास भी कॉपी ऑफ जीन हो जाएंगे एक ही टाइप के। तो इसलिए इस तरीके का जो सेग्रीगेशन होता है वो रेयर होता है कि होमोलोगस होमोलोगस एक साथ चले जाए। ओके, तो जाना कैसे चाहिए, नॉन होमोलोगस, ये नॉन होमोलोगस, ये नॉन होमोलोगस दोनों एक में चले जाए, और ये नॉन होमोलोगस, ये नॉन होमोलोगस दोनों
एक में चले जाए, ओके। या फिर इस तरीके से नॉन होमोलोगस नॉन होमोलोगस और नॉन होमोलोगस नॉन होमोलोगस। तो इस तरीके का पैटर्न जिसमें अल्टरनेट सेग्रीगेशन में आपको रिजल्ट क्या मिलता है। देखिए अल्टरनेट सेग्रीगेशन में आपको सारे वायबल गैमेट मिलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अल्टरनेट सेग्रीगेशन में आपको सारे वायबल गैमेट मिलेंगे। अच्छा हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर से आप जुड़िए या फिर खैर इंतजार करते हैं जब तक स्टॉप नहीं हो जाता है, फिर से आप उसी आईडी से जुड़ जाइएगा, ओके। तो अल्टरनेट सेग्रीगेशन में सारे वायबल गैमेट जुड़ते हैं, मिलते हैं, सॉरी। कैसे? जो नॉर्मल 1 है ये नॉर्मल ही रहेगा, नॉर्मल 2 है तो भी नॉर्मल रहेगा। मतलब हो क्या रहा है, अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये 2 डॉटर बने आफ्टर एनाफेज 1, 2 डॉटर सेल बनी। फिर एनाफेज 2 के बाद ये 2 से 4 बनेंगे, 2 इसमें बनेंगे और 2 इसमें बनेंगे, ओके। तो 2 का मतलब ये है कि एक N1 इसके पास होगा और